स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर गवर्नर के बारे में। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं और गवर्नर को फिर से यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गवर्नर क्या होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आप सभी को पता ही है इस बारे में। एंड फिर उसके बाद हमने आर्टिकल 156 की चर्चा की थी और उसके बाद 153 एंड देन गवर्नर का टेन्योर कितना होता है। लेकिन हमने ये बात करी थी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे गवर्नर को यहाँ पर एक तरह से उनको एश्योरेंस दे सकते हैं कि आप, मतलब वो बेसिकली प्रेसिडेंट की इच्छा पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई फिक्स टर्म नहीं है कि 5 साल बाद हटा नहीं है, बस सिंपल सी बात इतनी सी है। इसके बाद क्वालिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और अभी हम पावर्स डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स जो कि 154 आर्टिकल में दी हुई है कि जैसे कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, इसके अलावा एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर वो एसेंट दे सकते हैं, इसके अलावा समन कर सकते हैं स्टेट असेंबली के लिए और एड्रेस वगैरह भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की थी। लेकिन आई थिंक अभी एक ये बता दिया था ना, प्रेसिडेंट के लिए बिल जो रिजर्व रख सकते हैं, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, ओके चलो अब चलते हैं फाइनेंशियल पावर्स की तरफ। फाइनेंशियल पावर्स, सो फाइनेंशियल पावर में सबसे बड़ी बात ये है, मनी बिल जो है ये इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट असेंबली विदाउट हिज रिकमेंडेशन। ओके, एंड इसके अलावा लेज द स्टेट बजट बिफोर द लेजिस्लेचर। समझिए ना इस लाइन का मतलब। तो ये यहाँ पर दो फाइनेंशियल पावर्स यहाँ पर हैं। और एक जो आपने काफ़ी कॉमनली सुन रखी होगी जुडिशियल पावर, वो कौन सी है? क्या कर सकते हैं यहाँ पर गवर्नर, बताओ फटाफट। कैन ग्रांट पैराडन्स, रिप्राइव और रेमिट पनिशमेंट्स फॉर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉज, आर्टिकल 161 में। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखना। अच्छा, यहाँ पर मेजर डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ऐसी कौन सी पावर है जो यहाँ पर प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं लेकिन गवर्नर यूज़ नहीं कर सकते, मान लो किसी कैदी को पर्टिकुलरली लेकर? बताओ कुछ उसके बारे में। जैसे फांसी की सजा है, क्या वो माफ़ कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ, वही वाली, वो सिर्फ पावर है किनके पास, किनके पास पावर है? वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पावर देख लेते हैं। डिस्क्रेटरी पावर ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर के पास कुछ इस मामले में थोड़ी सी ज़्यादा पावर है, डिस्क्रिमिनेशन के मामले में कि किसको एक तरह से यहाँ पर सीएम चूज़ करना है, ये सब में। जबकि प्रेसिडेंट को ये रहता है, प्रेसिडेंट के टर्म्स में अगर हम देखें
तो जनरली ये रहता है जो भी क्लियर मेजोरिटी के साथ में है पार्टी या फिर जो अलायंस में मेजोरिटी के साथ में है उसको एक तरह से प्रेसिडेंट को बुलाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप लोगों ने काफ़ी सारे केसेस में देखा होगा, न्यूज़ में चलते रहते हैं, तो यहाँ पर गवर्नर के पास कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर है अपॉइंटिंग सीएम व्हेन नो पार्टी हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी। जैसे मान लो आप लोगों ने महाराष्ट्र का सीन देखा होगा या कहीं का भी ऐसा पहले भी हुए हैं, तो क्या होता है कि कई बार जो है गवर्नर अपनी सूझबूझ कहाँ से आएगी कि वो इससे आएगी कि कोई पर्टिकुलर नेता फॉर एग्जांपल काफ़ी पावरफुल है, मतलब मान लो उसका एक कह सकते हैं कि उसको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये बंदा स्टेबिलिटी के साथ सरकार चला लेगा या फिर ये जुगाड़ कर लेगा या व्हाटएवर, मतलब इसका ये है कुल मिलाकर कि उसका एक अपर हैंड है सोसाइटी के अंदर। तो गवर्नर यहाँ पर अपनी चॉइस से भी उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड फ्लोर के ऊपर तो टेस्ट पास करना ही पड़ेगा, उसका गवर्नर कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेटरी पावर है वो कहीं ना कहीं गवर्नर के पास ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा सेंडिंग रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट, रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल। तो ये भी याद रखना किस आर्टिकल के तहत है, जिस पे को स्टार मार्क करेंगे हम, इनको इम्पोर्टेंट है याद रखना। कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं बताओ फटाफट, आर्टिकल क्या लिखूं, प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में है, ये तो बेसिक सी बात है, बताओ फटाफट। बिल्कुल 356। इसके अलावा बिल का तो आपको बताइए, रिजर्व करके यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा गवर्नर को कैसे हटाया जा सकता है, कौन हटा सकते हैं गवर्नर को, हु कैन रिमूव गवर्नर, सीएम, कौन हटा सकते हैं गवर्नर को, बताओ फटाफट। ऑब्वियस सी बात है जो अपॉइंट करेगा यहाँ पर प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के प्लेजर के ही तो एक तरह से उनके प्लेजर पे ही तो वो ऑफिस होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट के, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। अच्छा क्या क्रिटिसिज्म होते हैं गवर्नर के ऑफिस को लेकर, अगर मान लो 3 लाइन में हमें क्रिटिसिज्म बताने हो, तो इसको लेकर हम क्या करेंगे, एक तो एक मतलब बेसिक आपको बता रहा हूँ, एक सेंटर्स एजेंट कहते हैं कि ये सेंटर के एजेंट है यहाँ काम में, एक तरह से बार बार अड़ंगा लगाते रहते हैं। दूसरा मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल, कौन से आर्टिकल का मिसयूज़ करते हैं कई बार, मतलब देखा गया है ऐसे पास्ट में किस आर्टिकल का मिसयूज़ होता है काफ़ी बार, थ्री 356 का ना, क्योंकि गवर्नर वो कई बार प्रेसिडेंट रूल लगवा देते हैं, आजकल तो खैर कम होने लगा है, मिसयूज़ की स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, इसको सही कर लेना। इसके अलावा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, अंडरमाइन इम्पार्शलिटी, तो ये बेसिक सी बातें हैं लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के हमने गवर्नर के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो कलेक्ट कर ली हैं और हमारा गवर्नर का टॉपिक हो गया है समाप्त। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनके कुछ जो मैंने आर्टिकल्स मार्क कराए हैं वो आप लोगों को बिल्कुल याद रखने चाहिए। अब चलते हैं चीफ मिनिस्टर की तरफ। अच्छा कई बार यहाँ पर गवर्नर के पास कुछ और पावर्स भी जो हैं वो यहाँ पर दे दी जाती हैं, जैसे मान लो अगर गवर्नर से कुछ और काम यहाँ पर यूनियन करा रही है तो यूनियन करा सकती है, कुछ और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए बताऊँ आपको, तो जैसे महाराष्ट्र में गुजरात में एक जगह की डेवलपमेंट के लिए
एक बार गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी। इसके अलावा कई बार जैसे मान लो जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर काफ़ी टाइम तक सीएम मिसिंग रहे, या फिर उससे पहले भी जब मान लो कि पूरा वो नहीं था, कह सकते हैं अभी तो फिलहाल उनको पूरी पावर ही उनके पास है। जैसे कई जगहों पर क्या होता है ना, जैसे हिंसा भड़क रही है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो कई बार जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नर को दे देती है कि आपको यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का जो रिपोर्टिंग होगी वो डायरेक्टली आपके पास होगी, वो किसी मिनिस्टर या किसी के पास नहीं होगी, डायरेक्टली आपके पास से रिपोर्टिंग होगी, और आप वहाँ के जो भी हेड हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के अलग अलग, उनको आप डायरेक्टली निर्देश दे सकते हैं। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कई बार, इसके अलावा मणिपुर में कई बार यहाँ पर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इससे पहले सिक्किम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। कई बार वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होती है, कई बार लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी यहाँ पर दी जाती है। तो इस चीज़ का याद रखिएगा, गवर्नर्स की पावर्स को एक्सटेंड किया जा सकता है टेम्परेरी तौर पर किसी भी सब्जेक्ट में। अंडरस्टैंड? क्लियर है सभी को? बता दो फटाफट एक बार, स्क्रीन दिख रही है, थम्स अप करो। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे कभी एग्जाम में आ जाए ना, क्या गवर्नर की पावर लॉ एंड ऑर्डर के उसके मतलब उसके वे में आप बढ़ाई जा सकती है या नहीं बढ़ाई जा सकती, तो डेफिनेटली यस टिक करके आना उस चीज़ को। चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो किस पार्ट के तहत यहाँ पर, किस आर्टिकल में है, तो यहाँ पर आर्टिकल्स जो है 163 से लेके 167 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन होते हैं चीफ मिनिस्टर? अगर एक लाइन में हमें लिखना हो, हु इज सीएम, क्या बताएंगे आप? मेरा मिस हो गया सर, क्या टिक करना है? अच्छा वेदिका, मैं ये बोल रहा था जैसे एग्जाम्स में कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्या गवर्नर की जो पावर्स हैं वो बढ़ाई जा सकती है इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि क्या वो अब कभी कभी एग्जीक्यूटिव पावर्स को भी एक तरह से क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपको टिक करना है यस, हाँ कर सकते हैं स्पेशल कंडीशंस के अंदर। एग्जीक्यूटिव पावर्स वगैरह भी वो मैंने आपको बताई ना, अलग अलग टाइप की पावर्स यहाँ पर कई बार बढ़ाई गई हैं, घटाई गई हैं उनकी, तो काफ़ी सारे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे हु इज सीएम, तो बिल्कुल इसका आंसर बड़ा ही क्लियर है, क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, लाइक पीएम जैसे होते हैं, तो वैसे ही ये यहाँ पर है। और गवर्नर क्या बताया था मैंने, कैसे हेड होते हैं? नॉमिनल हेड है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। सो अब थोड़ा एक दो आर्टिकल्स जानेंगे जो कि रेलिवेंट है यहाँ पर। जैसे आर्टिकल 163 है, तो इसके अंदर क्या है? COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू इड and advise the governor। इसके अलावा आर्टिकल 164 के अंदर क्या है? क्या अपॉइंटमेंट, इसके अलावा टेन्योर ऑफ CM एंड अदर मिनिस्टर्स। और आर्टिकल 166 और 167 में बताई गई हैं ड्यूटीज़ ऑफ CM एंड फंक्शनिंग ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं अलग अलग आर्टिकल्स में। ये कुछ बेसिक आर्टिकल्स हैं चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड, तो इनको याद रखिएगा। लिख लो, बताओ फटाफट, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया ना? बढ़िया। सो
चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन अपॉइंट करते हैं, बताओ फटाफट आंसर। कौन अपॉइंट करते हैं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को? तो भी सी बात है, गवर्नर करते हैं। और गवर्नर किसको करते हैं? तो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है, इन LA लिख रहा हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया ये चीज़, अगर किसी वजह से कोई पार्टी मेजॉरिटी में भी नहीं है तो जो गवर्नर है वो अपनी यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करके डिसाइड कर सकते हैं कि किसको अपॉइंट करना है। अच्छा, अगेन टेन्योर सीएम का कितना होता है कि कब तक रह सकते हैं वो? अगर मान लो उनके पास यहाँ पर कॉन्फिडेंस बना हुआ है तो कब तक वो यहाँ पर रह सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने तुम्हें उसमें भी बताई थी कि टेन्योर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का है, जिसको भंग करना पड़ता है 5 साल बाद। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर सीएम का टेन्योर क्या है? नो फिक्स्ड टर्म इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कब तक बने रह सकते हैं? रिमेन्स सीएम as long as he or she enjoys एक मिनट, enjoy की स्पेलिंग गलत होगी, बताओ enjoy की स्पेलिंग गलत हो रही है। enjoys the confidence in LA लिख रहा हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मान लो किसी भी स्टेट के कोई सीएम है, अभी करंट सीएम है, तो उनके ऊपर कोई ऐसी बंदिश नहीं है। जैसे मान लो क्या होता है, रसिया के अंदर क्या है, रसिया के अंदर पहले ये था, अमेरिका के अंदर भी अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप है तो वो अब उनका 2 टेन्योर हो जाएंगे 10 साल, तो अब वो आगे प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, भले वो कितने चुनाव जीत लें, अलग अलग जगह पर उनकी पार्टी कितनी बार भी मेजोरिटी में, कैसे भी मेजोरिटी में आ जाए, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का कहता है। इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर को लेकर भी ऐसा कोई वो नहीं है कि आप डेफिनेटली कि आपको हटना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिका के अंदर ये चीज़ है, इसके अलावा रशिया के अंदर ये चीज़ है। रशिया के अंदर पहले क्या था कि यहाँ पर जो 10 साल तक जब पुतिन थे वो प्रेसिडेंट रहे, और उस टाइम पे ना प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर रहे 10 साल तक, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स थी। उसके बाद यहाँ पर वो जब उनको वो टेन्योर ख़त्म हो गया तो वो प्रेसिडेंट बन गए, और उन्होंने क्या किया, संविधान के अंदर ऐसे चेंजेस कर दिए कि अब वो पावर जो है, जो रियल पावर्स होती हैं, वो प्रेसिडेंट के पास आ गई। तो उनके जो संविधान था उन्होंने उसको बाईपास कर दिया। लेकिन वहाँ पर भी क्या था कि 10 साल तक ही रह सकते थे। लेकिन इंडिया के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, पीएम हो या सीएम हो, जब तक आप अपनी 5 साल के बाद जब भी वोटिंग होगी, आप अगर ये लॉन्ग लिखा है एज लॉन्ग एज, तो आप अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में बार बार अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर रहे हैं हर 5 साल में, तो 20 साल रहो, 10 साल रहो, 30 साल रहो, आप राजा के राजा बने रहोगे, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। कैसे हटाया जा सकता है? मे बी रिमूव्ड इफ लूजेस मेजोरिटी। अगर आप मेजोरिटी लूजेस कर सकते हैं, लूजेस कर गए हैं आपके यहाँ पर जो भी आपके सपोर्ट वाले लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर आपका साथ छोड़ दिया है, तो आप हट जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर रेजिग्नेशन अगर आपने यहाँ पर दे दिया है कि चलो तबीयत ख़राब है या फिर मन नहीं लग रहा, तो यहाँ पर आप हट सकते हो, आप एक तरह से हट सकते हो आपकी इच्छा से ही। ठीक है।
इसके अलावा सेम जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अदर मिनिस्टर्स कौन होते हैं, यहाँ पर कुछ अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें ज़्यादा बस घुसने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें इतना जानना है इनको किसकी यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ द सीएम। ठीक है, इसके अंदर अगर हमें इंक्लूड्स देखने हैं तो एक जैसे मैंने आपको सब उसमें बताया था ना, आई इंक्लूड्स, जल्दी जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको जब प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको अलग अलग मिनिस्टर्स के बारे में बताया था, वैसे ही यहाँ पर भी सेम रहते हैं। एक टाइप के मेन मिनिस्टर्स रहते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हम जिनको बोलते हैं, एक होते हैं यहाँ पर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज रहता है किसी मिनिस्ट्री वगैरह का। इसके अलावा एक टाइप के होते हैं डिप्टी मिनिस्टर जो कि असिस्टेंट का काम करते हैं, एक तरह से असिस्ट करते हैं। ठीक है, मेनली रोल कैबिनेट मिनिस्टर्स का ही होता है कोई भी पॉलिसी वगैरह बनाने में। क्लियर? बाकी इनके पावर्स तो मैं आपको ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ, सेम सी पावर्स हैं, फिर भी एक दो बता देता हूँ क्योंकि वही है जो मतलब प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर यूनियन के अंदर होती है, वैसे ही कुछ कुछ यहाँ पर भी होती हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, हम इसको 3 टाइप की पावर्स में डिवाइड कर लेंगे। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, इसके अलावा लेजिस्लेटिव, एंड यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, एग्जीक्यूटिव में कोई आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया है, बताओ कि क्या कुछ क्या आएगा? बताओ कुछ एग्जाम्पल, अपना दिमाग लगाओ सर, यहाँ पर क्या रहता है। प्राइम मिनिस्टर का तो पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। ऑफिसर से पहले तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही आएंगे। है ना? एडवाइस, यार आज क्या हो जा रहा है इसमें, बार बार स्पेलिंग मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक। advises the governor on appointment of minister। ठीक है, इसके अलावा लिंक का काम करते हैं बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अलावा अलॉट करते हैं वर्क अमंग मिनिस्टर। तो सीएम ही तो बताते हैं किसको क्या काम करना है। लेजिस्लेटिव उसमें देखें तो क्या यहाँ पर इनके पास है, अनाउंस करते हैं यहाँ पर सीएम गवर्नमेंट की पॉलिसीज। इसके अलावा इंश्योर करते हैं पैसेज ऑफ विल्स एंड बजट। और एक और काम कर लेते हैं, चलो लिख ही लेते हैं पूरा। एडवाइजेस गवर्नर टू समन और डिसॉल्व असेंबली।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर में काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे बस एक दो। कोऑर्डिनेट्स वर्क ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, ओवरसीज देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पावर्स एंड ये लिख लिए हमने। क्लियर है इतना सभी को? क्लियर है या नहीं है, कुछ तो बता दो। जो जल्दी करते हैं इसको। सीएम के बारे में काफ़ी जान लिया है हमने। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर पे चलते हैं फटाफट। बस एक महत्वपूर्ण आर्टिकल ये याद रखना, आर्टिकल 164 नहीं लिखा और लिखो। एक आर्टिकल याद रखना महत्वपूर्ण, आर्टिकल 164। ये क्या है? किस collectively responsible to state legislative assembly। क्लियर? बस यही है इसमें। सीएम में काफ़ी है, हो गया है हमारा। आई थिंक सीएम का हम लोगों ने कर लिया है। सीएम के बारे में हर चीज़ जान ली है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। टेन्योर भी याद रखना अच्छे से, कभी कुछ गलती करा हो एग्ज़ाम में। और ये आर्टिकल्स महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। किस आर्टिकल से कहाँ तक आता है ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें से सीएम वाले इसमें स्टेट लेवल पे ये याद रखना है किस आर्टिकल से आता है और कौन से पार्ट के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ 2-3 आर्टिकल्स हैं, ये याद रख लेना। और मेनली यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, और ये वाला आर्टिकल। बाकी चीज़ें एक बार पढ़ लोगे तो भी याद रह जाएंगी। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को जो हमने पढ़ा अभी तक। क्लियर है सभी को? चलो अब चलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ। तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है सभी को पता है क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी एट द स्टेट लेवल। तो क्लियर है सभी को ये बात? इसमें कोई बात ही नहीं है। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पर जो है वो मतलब कितने टाइप के एग्जिस्ट करते हैं? हाँ वेदिका बताओ क्या हुआ? सर अभी बाकी क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो अगर आप चाहें तो पूरे वीक में क्लासेस ले सकते हैं। डेली क्लासेस ले सकते हैं ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर, जब भी आपको अवेलेबल हो। नहीं, अभी मेरे को भी अवेलेबल नहीं रहता ना, दिक्कत ये है। मैं 3 दिन ही पढ़ा सकता हूँ वीक में। सर मैम को क्लास छोड़े 1 महीना हो गया है, और दर्शिका मैम को भी 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं सर। अब वो तो आप लोगों ने ही बंद कराई है ना कि वो नहीं हो रहा है कुछ। शायद आप लोगों का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, फिर पता नहीं क्या हुआ उसका। क्या चल रहा है उसका अभी?
फ़िलहाल अभी तो फ़िलहाल कुछ पता ही नहीं है ना एग्ज़ाम्स का। मुझे यार ज़्यादा मेरी बात हो ही नहीं अभी किसी से, तो मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन है नहीं कि क्या क्या किस किस का क्या चल रहा है। बाकी तुम लोग के अगर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो फिर तो क्लास हो ही जाएंगी, एग्ज़ाम्स नहीं आ रहे हैं तो इसलिए मैं भी बंद होंगी बाकी क्लासेस। चलो मैं एक बार देखता हूँ बात करके क्या चल रहा है, तो बताऊँगा कुछ अगर होगा तो, या फिर अगर हो पाएंगी क्लासेस डेली तो जैसे भी होगा मैं बता दूँगा। हिंदी की शायद क्लास तो इसीलिए बंद हुई थी क्योंकि आप लोगों के मतलब आप लोग क्लास ले ही नहीं रहे थे कोई, तो फिर वो मतलब, और ऊपर से वो शायद एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो गया था, तो इसीलिए बंद हुई थी। बाकी तो कोई रीज़न नहीं था। आप लोगों से शायद पूछा भी गया था तो आप लोगों ने किसी ने हामी नहीं करी उस चीज़ में। चलो वापस आते हैं, जो भी होगा आगे करते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि कितने टाइप्स के होते हैं, फटाफट बताओ। सुना होगा आप लोगों ने। बिल्कुल 2 टाइप के होते हैं। एक होती है यूनिकैमरल और दूसरा होता है बाईकैमरल। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली एमए। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी के नाम भी याद रख लेना सभी। कई लोग तो पार्लियामेंट और इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं इस बेसिक सी चीज़ में, तो इसको अच्छे से याद रखना कि विधानसभा किसे कहते हैं, विधान परिषद किसे कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल किसे कहते हैं, ठीक है। तो यूनिकैमरल जहाँ पर रहेगा वहाँ पर क्या सिस्टम रहेगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसको हम विधानसभा बोलते हैं। सभा की स्पेलिंग गलत तो नहीं होगी, नहीं ठीक है, हाँ तो ठीक है। अब बाईकैमरल में क्या सिस्टम है, मैंने कुछ ज़्यादा ही कलर्स यूज़ कर दिए बाईकैमरल के अंदर क्या क्या होता है, एक तो आपके पास लेजिस्लेटिव होगी जो कि हर एक में रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। इसके अलावा प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विधान परिषद। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल बताऊं तो कहाँ कहाँ पर है ये, तो यूपी के अंदर भी है, इसके अलावा महाराष्ट्र में है, बिहार, कर्नाटका एंड आंध्रा एंड तेलंगाना। ठीक है। सो अब आपको समझ आ गया कि यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो यहाँ पर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, और कुछ स्टेट्स के अंदर यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है और कुछ स्टेट्स के अंदर बाईकैमरल, जो बाईकैमरल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। इतनी बात क्लियर है। यूनिकैमरल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जहाँ पर विधानसभा जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर कानून वगैरह बनते हैं। तो ये स्टेट के अंदर एक तरह से कह सकते हैं लॉ मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेट्स ने क्या कर रखा है कि उन्होंने 2 यहाँ पर कर रखी है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सेम काम करती है, लेकिन इनके कह सकते हैं कि ये ऐसे समझ लो जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा लोकसभा राज्यसभा, तो वही चीज़ है, ये बस स्टेट लेवल पे है। इनके नाम का डिफरेंस बट याद रखना, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है।
चलो तो इनका कंपोजिशन देखते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन कितना होता है। सबसे पहले तो इसके अंदर डायरेक्टेड जो लोग, मतलब डायरेक्टेड नहीं, डायरेक्टली इलेक्टेड जो लोग आते हैं, है ना। अरे जब सीएम का इलेक्शन होता है तो आप लोग भी तो वोट डालते हो ना डायरेक्टली, तो डायरेक्टली आप लोग चूज़ करते हो यहाँ पर मेंबर्स को। इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये याद रखना कि यहाँ पर मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है, मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वो है 60, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ छोटे स्टेट्स हैं तो वहाँ पर कम भी है, जैसे गोवा वगैरह में आपने सुना होगा लगभग कितने हैं वहाँ 35, लेकिन एक जनरल स्टैंडर्ड प्रोसीजर था कि इतने होने चाहिए। वहाँ कुछ ऐसा ही है ना, गोवा वगैरह में 35-40 कुछ है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। इसका टेन्योर होता है, मैंने आपको बताया था कि जो भंग होती है वो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग किया जाता है। कितना टेन्योर होगा इसका? पाँच साल का ही होता है ना, इसमें इतना सोचना क्या है। और कौन यहाँ पर ऑफिसर होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर स्पीकर रहते हैं। तो कुछ कुछ आपको लोकसभा की याद दिला रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये काइंड ऑफ अपर हाउस है जो कि राज्यसभा की तरह होता है। इसका एक रूल है कि ये 1/3 ऑफ द मेंबर्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 1/3 द साइज ऑफ द असेंबली, और नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। टेन्योर कितना होता है इसका, ये बताओ, ये इंटरेस्टिंग है, जल्दी से बताओ फटाफट। टेन्योर कितना होगा? कितना लिखूं मैं, बताओ। इसका टेन्योर होता है 6 इयर्स का। याद रखना, एग्जाम्स में पूछा भी गया है कई बार। और 1/3 जो रिटायर होते हैं यहाँ पर, ये कभी भी भंग नहीं होती है, तो यहाँ पर ये हमेशा चलती रहती है, जस्ट लाइक राज्यसभा। और यहाँ के अगर हम ऑफिसर का बात करें तो यहाँ पर हो जाएंगे चेयरमैन। क्लियर है? तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ भी है। लिख लिया ना सभी ने? इतना क्लियर है इतना सभी को? ठीक है। क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ
लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये किस आर्टिकल में है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर कौन इसको क्रिएट कर सकता है, तो वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कौन क्रिएट कर सकता होगा आपके हिसाब से, आप बताओ पहले। आप में से कोई आंसर देना चाहता है इस चीज़ का तो आंसर करे प्लीज़, बताइए। पार्लियामेंट क्रिएट करती है, पार्लियामेंट कैन क्रिएट और एबोलिश दी एलएस ऑफ स्टेट बाय लॉ। लेकिन नेक्स्ट है मस्ट पास ए रिजोल्यूशन बाय दी स्टेट असेंबली विद स्पेशल मेजोरिटी। समझ में आई कुछ बात? पहले क्या होता है, इसका प्रोसेस ये है कि पहले एक रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है। जैसे मान लो आज दिल्ली की इच्छा हुई है, दिल्ली या कोई भी XYZ स्टेट जहाँ पर ये नहीं है, तो उनकी इच्छा हुई है कि हम भी एक वो बनाएंगे राज्यसभा जैसा स्ट्रक्चर, एक काउंसिल हम भी बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वहाँ की जो स्टेट असेंबली है उसको एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से कि हम बनाना चाहते हैं ये, तो वो में रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। फिर वो जो रिजोल्यूशन है वो जाएगा पार्लियामेंट के पास, फिर पार्लियामेंट अगर उसको चाहती है क्रिएट करना तो पार्लियामेंट फिर उसको क्रिएट कर देगी, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर जो है एक्शन में आ जाएंगी, और फाइनली जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो काफ़ी सारे स्टेट्स रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं इसकी, कुछ की रिफ्यूज़ हो जाती है, कहीं पर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं पॉलिटिक्स। और इसके अलावा कई बार देखो कोई वो बनेगा तो खर्चा भी आएगा, तो कई जगहों पर खर्चा भी एक रीज़न रहता है, और कई जगह पर पॉलिटिकल रीजंस भी रहते हैं जिसकी वजह से नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये चीज़ समझ आ गया है आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल? ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट है यहाँ पर पावर्स, बस मैं 2-3 लिखूंगा क्योंकि सेम ही है, कोई ऐसे मेजर डिफरेंस है नहीं। आपको भी लिखनी है तो लिख लेना। स्टेट लेजिस्लेचर की बस यहाँ पर एक ये है कि कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट। इसके अलावा स्टेट बजट विल, और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, मनी विल जो इंट्रोड्यूस होता है कहाँ होगा, यहाँ पर भी सिमिलर वो है इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसके अलावा एक और लिखेंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है टू लेजिस्लेटिव असेंबली, बस। और काफ़ी सारी पावर्स है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पार्लियामेंट में, तो सिमिलर काइंड ऑफ पावर्स है, तो बस रिलेट करते रहना है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि आर्टिकल 174 में है, तो कौन कर सकता है ये काम?
कौन करेगा काम ये, बताओ बताओ फटाफट। अरे बेसिक सी बात है यार, इसमें इतना तुम लोग कैसे सोचने लगते हो। जो समझ आ रहा है बताओ, नहीं आ रहा है समझ कोई बात नहीं, ABCD कुछ तो वो भी सी बात है, गवर्नर करेगा। ठीक है, और यहाँ पर बस एक आर्टिकल 174 और 178 में ये चीज़ भी है कि यहाँ पर आपका 2 सेशंस होने चाहिए इन ईयर। वही है मैक्स गैप जो है, जैसे वहाँ पर बात थी वही बात है, मैक्स 6 मंथ्स का गैप, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो एक और लिख लो कि डिस्क्वालिफिकेशन भी किया जा सकता है मेंबर्स का। कोई पागल हो जाए। इसके अलावा डिफेक्शन एक्सेट्रा, और इसका फाइनल जजमेंट कौन देता है, गवर्नर। महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को पता होगा कि वो जैसे पुलिस वगैरह ना अरेस्ट नहीं कर सकती है वहाँ से डायरेक्टली कार्रवाई के दौरान। जैसे किसी के ऊपर कुछ ऐसे सीरियस एलिगेशन भी है और उसका जजमेंट आ गया है, कुछ आ गया है, तो उसको पुलिस डायरेक्टली कहाँ से डिटेन नहीं कर सकती है। इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से डायरेक्टली डिटेन नहीं कर सकती है, और पार्लियामेंट से कार्रवाई के दौरान डिटेन नहीं कर सकती है। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। हाँ, बाहर खड़ी रहेगी तो बाहर तो आना ही पड़ेगा उसको, बाहर नहीं तो बाहर उसको धर लिया जाएगा फिर। अच्छा चलो, अब मैंने काफ़ी बोल लिया। अब तुम लोग ये बताओ कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या नीड है या नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दिया मैंने, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, असेंबली की तो नीड है ही बिना असेंबली के कैसे होगा। यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की नीड है या फिर नहीं है तो क्यों है, रीज़न भी बताओ ना। अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कारण दो। कुछ लिख भी सकते हो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, 1-2 लाइन में भी लिख सकते हो, कुछ लिखो। आप लोग लिखो, आ रहा हूँ एक से। बेटर डिसीजन, तुम तो ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग से रीजन देते ना यार, ऐसे बच्चों वाले रीजन दे रहे हो।
तुमसे मान लो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे बोल क्या होगे, बेटर डिसीजन। फिर वो कहेंगे एक बेटर डिसीजन हम लेंगे यहाँ पे तुम्हें अपॉइंट ना करके। अरे ऑब्वियस सी बात है, जैसे राज्यसभा होती है तो वो एक, अगर मान लो कोई बिल आया है तो उसको कई बार रीचेक कर लेती है, कोई कमी रहती है तो उसको बता देती है। तो एक तो यही हो गया बेसिक तो, कि क्वालिटी, एक तरह से क्वालिटी डिबेट होती हैं, अलग अलग 2 चैम्बर्स रहते हैं, चेक्स एंड बैलेंस बने रहते हैं, हैस्टी लेजिस्लेशन अवॉइड होता है, ओवरऑल यही है। इसके अलावा यहाँ पर एक फ़ायदा ये है कि ये प्रोवाइड करता है डाइवर्स ग्रुप्स को, मतलब रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराता है। समझो ना कि यहाँ पर जो जैसे राज्यसभा होती है, वहाँ पर अलग अलग लोग यहाँ पर कई बार आ जाते हैं, है ना, अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग ओवरऑल, जैसे कई टीचर्स अलग अलग सेक्टर से, ग्रेजुएट्स लोकल बॉडीज़ से। तो ऐसे ही यहाँ पर स्टेट लेवल पे भी किया जाता है कि कुछ टीचर्स को, ग्रेजुएट्स को अलग अलग सेक्टर्स से, लोकल बॉडीज़ से उनको एक तरह से रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर कई जगह पर लेजिस्लेटिव काउंसिल रहती है तो वहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स, एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लॉ मेकिंग फील्ड में यहाँ पर आ जाते हैं। लिखना है तो लिख सकते हो 2-4 लाइन, आपकी इच्छा है लिखनी है तो लिख लेना, बता देता हूँ। जैसे अगर हमें लिखना है तो एक्ट्स एज ए रिवाइजिंग चैम्बर, ये पहली वाली पॉइंट को मैंने बस वो करके लिख दिया है। इसके अलावा प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन टू डाइवर्स ग्रुप। तो डाइवर्स ग्रुप से समझ जाओ ना कि यहाँ पर कई सारे प्रोफेशनल, इंटेलेक्चुअल, एक्सपर्ट्स इन लॉ मेकिंग फील्ड वो सब आ जाते हैं। इसके अलावा और क्या फ़ायदे हैं, रिड्यूस बर्डन ऑन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसके अलावा कॉन्टिन्यूटी इन गवर्नेंस। तो 2 एंड 3rd पॉइंट मैंने समझा दिए। 3rd पॉइंट का फर्स्ट एंड सेकंड समझाए थे। 3rd में यही है कि जैसे कई सारे काम होते हैं, कई बिल्स वगैरह हैं, उनकी कमियां ढूंढना, तो एक ही उसका काम रहेगा कि कोई अगर 2 जगह पर रहेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ नई चीज़ें निकल के आएँ, उससे जुड़ी हुई कुछ नई बातें सामने आ जाए। और भी अलग अलग टाइप के जो काम होते हैं उन सब में यहाँ पर कहीं ना कहीं बर्डन कम हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। इसके अलावा कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस तो आप समझ ही गए हो, क्योंकि चूंकि एक परमानेंट बॉडी है, इसका डिसोल्यूशन का सब्जेक्ट ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी बनी रहती है। क्योंकि कई बार देखा होगा आपने कि चुनाव वगैरह में टाइम लग जाता है, कई बार कुछ और इमरजेंसी आ गई या कुछ और ओवरऑल डिले हो रहा है, मान लो 3-4 महीने का वक्त ही लग जा रहा है, तो कम से कम काम तो चलता रहेगा ना सरकार का, भले वो बेसिक लेवल पे चले। और जब कुछ ही नहीं रहेगा तो कई बार ऑफिसर्स वगैरह भी और बाकी के लोग भी मज़े में हो जाते हैं कि अभी तो कुछ करना ही नहीं है, तो गवर्नमेंट के चक्कर में जनता का नुकसान होता है। तो वो ये कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट ये लिख सकते हो आप, एक्ट्स एज ए चेक ऑन पपल्सम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो इसमें MLCs इलेक्ट होते हैं, इनको MLCs बोलते हैं ना। MLCs जो है, एक तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा डायरेक्टली इलेक्टेड ना होने का, आप लोग बताओ। डायरेक्टली ना इलेक्ट होने का भी कुछ फ़ायदा होता है क्या? ऑब्वियसली बात, फ़ायदा होता है। अगर आप डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते तो आप लेस प्रोन होते हैं जब भी कोई पॉपुलर, जैसे मान लो कोई चीज़ है, जैसे कोई भी बिल है, मान लो किसी भी XYZ धर्म से रिलेटेड है या कुछ भी है,
अब वो उससे ये है कि सोसाइटी को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर है तो वहाँ पर तो आप विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपने वोट बैंक का भी ख्याल रखना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एमएलसी एक तरह से हैं तो आप डेफिनेटली, अगर आपको दिख रहा है तो आप विदाउट प्रेशर के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उस वोट उसके फेवर में वोट कर सकते हैं, या फिर वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जनता का डायरेक्ट दबाव नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि अपनी सीट तो पक्की है ही 5-6 साल उसके बाद भी अगर सरकार चाहेगी या जो भी चाहेंगे तो वे अपने आप देखें। तो यहाँ पर मोर रेशनल एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे काम किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म व्यूज ऑन पॉलिसी। ठीक है, अब कुछ चलो ये तो हो गई कि क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स। लेकिन ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ की ड्यूअलिटी इस दुनिया में भरी पड़ी है, ड्यूअलिटी के बिना कुछ नहीं है। तो भी सी बात है, चैलेंजेस भी होंगे। सीन एज नॉन एसेंशियल एंड कॉस्टली, क्योंकि संविधान में इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। तो एक तो ये है कि भाई जैसे मान लो कई बार मतलब दो व्यू होते हैं लोगों के, कि एक तो ये होता है कि यार अगर ठीक है हमने कोई बिल बनाया, हम जनता द्वारा एक तरह से नियुक्त हैं, हमें जनता नहीं तो चूज़ करा है, हम ज़बरदस्ती किसी थर्ड पार्टी को लाकर यहाँ पर बिना मतलब के एक तरह से हर काम के अंदर फिर एक तरह से रुकावटें डालेंगे। इससे अच्छा हमें जनता ने डायरेक्टली चुना है, हम जो भी जनता के लिए हमें ठीक लगेगा, हमारे पास अच्छे ऑफिसर्स हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, वटेवर जो भी गवर्नमेंट सोचेगी अच्छा ही सोचेगी, तो हम सिंपल सा बिल पास करेंगे, गवर्नर साइन करेंगे एंड जनता का काम आराम से होता रहेगा। वही काम जो 1 महीने में होना है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल उपलब्ध है तो हो सकता है फिर वो लोग वहाँ बिल को अटकाएँ, वहाँ पर 1 महीना टाइम वेस्ट करें, तो इस चक्कर में जनता का भी नुकसान हो सकता है। तो इस एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है। तो सीन एज नॉन एसेंशियल एंड कॉस्टली, ऑब्वियस सी बात है, चलाओगे तो पैसा देना पड़ेगा। डिले हाउस मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, एक साइड से तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं डिले हाउस की तरह भी काम कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड से देखो तो बेटर एक तरह से हो सकता है। अगर इंटेलेक्चुअल्स हैं तो कुछ क्या पता उसमें से अच्छा उस बिल को मतलब कुछ और अच्छे वे में वो लोग देख रहे हो, या फिर कुछ और अच्छा बनाने के लिए सुझाव दें। दोनों चीज़ें होती हैं ना। दूसरा ये समटाइम्स बिकम ए प्लेस, जैसे देखो इंडिया के लेवल पे अगर आप यूनियन के लेवल पे देखें तो वहाँ तो ज़रूरी है, वहाँ तो ज़रूरी है, अदरवाइज़ सरकार जैसे मतलब फिर कमाल कर देगी सरकार, फिर तो रुकेगी नहीं, चाहे कोई भी सरकार हो, वन स्टॉपेबल वाला सीन चल जाएगा उसके साथ। लेकिन स्टेट लेवल पे कई जगह पर ज़रूरी भी नहीं है इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती तिगड़ा करना। इसके अलावा इस पावर्स आर लिमिटेड। ठीक है, अब अगर जैसे कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए मेंस में, तो बैलेंस सा इसका समरी लिख देना, कंक्लूजन लिख देना, दोनों बातें लिख देना, ख़त्म। देखो इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस स्टेट्स फैक्टर्स एंड ये कई बार ये एक्सपर्ट रिव्यू में भी काम आता है, कई बार एक तरह से वो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रहता है। तो इट डिपेंड्स इन लॉट ऑफ फैक्टर्स। एग्जामिनर को भी कंफ्यूज कर देना तुम, ठीक है, वो बचे ही ना इस लायक कि वो सोचे यार इसका फ़ायदा है या नुकसान है। अगर समरी कंक्लूजन ऐसा लिख दो तो क्या फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं है, समझे। अब एक चीज़ कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं,
क्या पूछ लेते हैं? वो ये पूछ लेते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनकी कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि ना देखो असेंबली तो काफ़ी सारी हैं। कितनी है असेंबली? हर एक स्टेट की अपनी अपनी है ना। लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो लिमिटेड है, तो ये हमें याद रखने लायक है। इसको हटाते हैं। देख लेना भाई थोड़ा बहुत ही, क्योंकि ये ऐसे ही रहता है, चेंज वेंज होते जाता है ना। यूपी की कितनी है? तो शायद 100, और महाराष्ट्र 78, कर्नाटका 75, बिहार, मैं ये नहीं कह रहा इनको रट के जाओ पूरी तरह से, बट मोटा मोटा आइडिया तो ले ही सकते हो। अब जैसे यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी का तो पता कर ही सकते हो ना। 40, एंड आंध्र प्रदेश है, आंध्रा लिख लेना चाहे तो पूरा, कभी भूल जाओ। 58। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बताओ फटाफट, क्लियर है? अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो यहाँ पर यूपी की कितनी है? कोई बताएगा यूपी की? 403। इसके अलावा महाराष्ट्र की हैं 288, वेस्ट बंगाल की हैं 294, इसके अलावा बिहार की है 243, तमिलनाडु की है 234, एमपी की है यहाँ पर 230, राजस्थान की हैं 200, इन्होंने सही किया है ना, क्रॉस फिगर है। एंड इसके अलावा दिल्ली की है यहाँ पर 70, और हरियाणा की हैं यहाँ पर 90, उत्तराखंड की हैं 70, पंजाब 117, हरियाणा की लिख ली ना, छत्तीसगढ़। डाटा करंट अफेयर्स के हिसाब से कुछ चेंज भी हो सकता है, इन फ्यूचर चेंजेस हो सकते हैं, तो बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जैसे कुछ स्टेट्स हैं इनकी 60-60 है, तो कॉम्बो में है त्रिपुरा,
मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, इन सब की क्या है 60 है। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश 68 और गोवा की 40। गोवा की अति महत्वपूर्ण है तो इसको याद रखना। इसके अलावा सिक्किम की 32, लिखने के बावजूद भी नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, गजब हो जा रहा है। और कुछ रह गया है क्या? पहली बार तो ये याद रह लें, यही बढ़िया बात है। अब देखो, इट डिपेंड्स अपॉन आप कौन से एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो अलग अलग एग्ज़ाम्स के हिसाब से आप अपना कस्टमाइजेशन कर लेना। अब जैसे उत्तराखंड का आ रहा है तो उत्तराखंड की याद रखना 70 है। ठीक है, यूपी का याद रख लेना। और जो ये छोटे स्टेट्स थे कि जिनके पास कम सीट्स हैं, ये यूनिक हो जाते हैं अपने आप में, तो इनका भी याद रखना। इसके अलावा मिज़ोरम की भी है, मिज़ोरम की भी 40 है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, और दिल्ली का तो आपको याद रखना ही चाहिए। अब बिहार के चुनाव आ रहे हैं, उस हिसाब से बिहार की भी याद रख लो। कई बार ये मतलब एक नंबर का मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स एग्ज़ाम्स में, मैंने आपको बता दिया। बाकी याद रखना है, एक बार पढ़ लेना इसको, बहुत ज़्यादा कोई दिमाग मारने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कि दिमाग को तोड़ दिया जाए, इसमें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है इतनी बात सभी को? चलो, ज़्यादा आपकी पॉलिटी बची नहीं है। होपफुली या तो इस मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट जून के फर्स्ट वीक के अंदर हो जाएगी समाप्त, होपफुली। आज का पढ़ाया हुआ सभी को समझ आया है? क्लियर है सभी को? करंट अफेयर्स करें। चलो करंट अफेयर्स करते हैं। अभी इसके बाद क्या चलेगा मुझे भी नहीं पता है। शायद सब्जेक्ट्स तो तुम्हारे पूरे हो ही गए हैं ना। अगर कुछ बच्चे दोबारा से जो करेंगे, अगर उनके लिए चलेगा, वापस से रिपीटेशन होगा, या तो जो भी कुछ नए सर एडमिशन्स वगैरह होंगे। अदरवाइज़ तो आई थिंक सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट हो गए हैं सारे। आप लोगों का मैं वो करा दूंगा, अगर इन फ्यूचर जब भी एग्ज़ाम आएगा कांटेक्ट कर लेना, सर को बता देना, या जैसे भी करोगे कांटेक्ट कर लेना। आप लोगों का रिवीजन वगैरह वो कर देंगे, मैराथन वगैरह 2-3 मतलब ऐसे करके पूरा जो भी हम लोगों ने पढ़ा है तो वो हम कर लेंगे। हाँ चलो, वो तो अभी देखते हैं सौम्या क्या करना है। मैं तो एक दिन बताया ना, मैं नोट्स ओपन करके देखे थे ज्योग्राफी के, मुझे लग रहा था कि आप लोग सब भूल गए होंगे कि किसका कौन सा दर्रा कहाँ पर है, किसका क्या कहाँ पर है। तुम्हें कुछ अब याद ही नहीं रहा होगा पढ़ा हुआ। भागीरथी किधर से है, कौन सी हो नदी किधर से है, अलकनंदा पे क्या मिलता है। हाँ वही सब मैं खुद ही कह रहा हूँ। चलो चलते हैं यहाँ पर। गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज इज बायलैटरल ड्रिल बिटवीन चाइना एंड विच कंट्री? हाँ सही है, कंबोडिया। नेक्स्ट है यहाँ पर माडाकू द्वीप दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन has developed a high pressure non porous multi-layered polymery membrane for sea water desalination? तो ये डेवलप किया है DRDO ने। ठीक है। नेक्स्ट है
वेयर वॉज द इंक्लूसिव इंडिया समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड, तो कहाँ पर हुई है? ऑब्वियसली बात है न्यू दिल्ली के अंदर ही होगी, और कहाँ होगी। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ईयर? इट्स ऑन 15 मई। ओके, इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट CIMS पोर्टल वॉज इंट्रोड्यूस इन विच इंस्टीट्यूशन? बिल्कुल सही है, ए वाला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मीरम रिवर डेट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच कंट्री? इसका सही आंसर है डी, ब्राज़ील। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दी समृद्ध स्कीम? अभी तो इससे रिगार्डिंग क्या न्यूज़ थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अरेस्ट करे गए थे चीटिंग करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन में। 3 करोड़ रुपए उन्होंने कुछ इससे गड़बड़ घोटाला कर दिया। खतरनाक दुनिया है। चलो नेक्स्ट है इंडिया हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर्स इन विच सिटीज़? ये मतलब एक इंडिया का ज़बरदस्त मूव है अगर 3 नैनोमीटर की चिप डिज़ाइन हो रही है ना यहाँ। पहले हमारे पास क्या था, ऐसी गरीबी थी, अभी मतलब अभी कुछ साल तक, 1-2 साल पहले तक हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। जब से कोरोना से हमें पता चला कि जो 35 नैनोमीटर 40 नैनोमीटर की वो चिप डिज़ाइन कर सके। मतलब ये नैनोमीटर में क्या होता है, मैं तुम्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे तुम्हारे फ़ोन के अंदर ना प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर तुम्हारे फ़ोन का हार्ट है। हर एक जो भी चीज़ तुम यूज़ करोगे, चाहे लैपटॉप हो, टैबलेट हो, फ़ोन हो, इनके अंदर एक प्रोसेसर होता है। तो वो क्या करता है, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी आ रही है आपकी स्क्रीन पर, सारा चीज़ें हो रही है, वो उसको प्रोसेस कर रहा है। अगर वो अच्छा है तो आपका फ़ोन अच्छा चलेगा, स्मूथ चलेगा। वो अच्छा नहीं है तो आपका फ़ोन लैग करेगा, या फिर तो वो हर एक प्राइस के हिसाब से अलग अलग फ़ोन में वो जो है वो प्रोसेसर्स को डाल दिया जाता है कि लाइक आप 10,000 का फ़ोन लोगे तो सस्ता प्रोसेसर डालेंगे जो कि 12 नैनोमीटर का, 15 नैनोमीटर का होगा। नैनोमीटर क्या होता है, जैसे ये होते हैं, देखो ये ऐसे करके प्रोसेसर है, मान लो तो मैं टेक्निकल बताता हूँ थोड़ी चीज़ें। जैसे ये प्रोसेसर है, ये इतनी बड़ी चिप सी होती है, चिप की तरह ही होती है, चिप देखी होगी ना तुमने। तो इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऐसे करके। अब ये जो पार्टिकल्स के बीच में साइजेस है, वो कितने इसको टाइटली पैक करे जाएंगे इनके बीच का, वो डिफरेंस होता है नैनोमीटर का। अब ये जितने क्लोजली पैक्ड होंगे उतना कम नैनोमीटर होगा, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस उतनी कम होगी, तो इसकी एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी। इसके अलावा इसकी पावर जो यूजेस है वो हो जाएगा ड्रॉप, और हीट जो होगी वो हो जाएगी ड्रॉप। तो जितना भी कम नैनोमीटर का प्रोसेसर होगा उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, उतनी अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी, समझे। तो ये होता है पूरा पूरा। तो इंडिया के पास पहले नहीं था ये, अभी जैसे अभी आई है न्यूज़ तो बहुत बड़ी बात है 3 नैनोमीटर का। तुम्हारे फ़ोन के अंदर भी जो लगा हुआ होगा वो 40 नैनोमीटर जनरली, या फिर 20 नैनोमीटर का होगा। 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 90 हज़ार के जो फ़ोन आते हैं उनमें आजकल 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इंडिया वालों ने 3 नैनोमीटर का करा, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नोएडा एंड बेंगलुरु। समझ आया होगा तुम्हें ये टेक्निकल ज्ञान आज जीएस की क्लास में टेक्निकल ज्ञान। चलो नेक्स्ट है विच स्पेस ऑब्जर्वेटरी वॉज रिसेंटली यूज इन रशिया एस्ट्रोनॉमर्स टू डिटेक्ट द 11th न्यू एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई? इसका आंसर है सी, स्पेक्टर 8G।
ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, आज की क्लास इतना ही रखते हैं।